अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज सुबह सुबह का वक्त है यहाँ पे कनाडा में, और संडे का दिन है। और मैं बस आदत से मजबूर सुबह सुबह जाग गया, तो बोर हो रहा था। तो एक आइडिया मेरे जहन में आया कि आज से कुछ साल पहले जब मैं रेडियो में होता था, दैट यूज्ड टू बी वन ऑफ माई हॉबीज़। तो मैंने एक शो किया था स्टूडेंट्स के लिए कि आप कैसे कनाडा या कहीं भी वेस्ट में जो है वो स्कॉलरशिप्स सिक्योर कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं वॉक पे चलता हूँ, और मेरे घर के पास एक ये रिवर है जिसको ग्रैंड रिवर कहते हैं। तो सोचा कि इसको जो है वो एक्सप्लोर करते हैं आपके साथ, और इन द मीन टाइम जो है वो मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो भी बना लेता हूँ जिसमें मैं ये स्कॉलरशिप्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ जो है वो कवर कर लूँ। अच्छा, तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के ऊपर मैं फोकस इसलिए करना चाह रहा हूँ कि यूजुअली उसमें स्कॉलरशिप्स ज़रा रिलेटिवली ईजी हैं। खैर ईजी तो कुछ भी नहीं होता, बट ये होता है कि उसमें थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, आप कहीं भी से भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होती हैं, और जो है वो आपको स्कॉलरशिप मिलने का चांस ज़्यादा होता है। बिकॉज़ सबसे बड़ी हर्डल यही होती है कि आपको फंडिंग कैसे अरेंज होगी, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में जाएं वो एक्सपेंसिव होगी, उसका ट्यूशन फ़ी होगी, सारा कुछ। तो ये कैसे कर सकते हैं आप? अच्छा, सबसे पहला काम ये है कि आपने ना इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आप पहले ये देखें कि आपने जाना कहाँ है। ठीक है, अगर तो आप जाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ आप कनाडा ही आना चाहते हैं। वैसे ये इन्फॉर्मेशन कहीं भी अप्लाई हो सकती है, और मैं बताऊंगा क्यों अप्लाई हो सकती है कहीं पे भी। बट सबसे पहले लेट्स से आपको कनाडा आना है आप इंजीनियरिंग कर की हुई है, आपने कोई भी डिग्री की हुई है, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा राउट होता है ना आपके पास इन स्कॉलरशिप्स को हासिल करने के लिए, वो बेसिकली ये होता है कि आप रिसर्च की डिग्री उठा लें। ठीक है, और रिसर्च की डिग्री से मेरा मतलब ये है कि आप मास्टर्स बाय रिसर्च कर लें, जिसको अक्सर औकात MSc भी कहा जाता है, या आप जो है वो PhD करना चाहते हैं, वो तो होती ही रिसर्च बेस्ड है। इस केस में आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले अपना सुपरवाइज़र को सबसे पहले आपने आइल्स देना है। ठीक है, बिकॉज आइल्स का चक्कर ये है कि अगर आप आइल्स नहीं देंगे तो ये आपको प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाएगी इसकी, और इससे आपका काम डिले होगा। ठीक है, इसकी भी मैं स्टोरी सुनाता हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिग्री के ये क्यों चाहिए, बट लेट्स जस्ट गो थ्रू द प्रोसेस फर्स्ट। सबसे पहले आपने आइल्स देना है। ठीक है, आइल्स दे के उसी प्रोसेस में आपने जो है वो अपने सुपरवाइज़र से, डिफरेंट सुपरवाइज़र, जो कि सुपरवाइज़र से मेरा मतलब ये कि प्रोफेसर्स जो कि आपकी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपने बैचलर्स में किसी भी, फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिक कार्स पे काम किया था, या आपने फॉर एग्जांपल मेडिकल में कोई डिग्री की है, तो आपने किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे कि आप उन प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करेंगे जिनकी फ़ील्ड आपसे मिलती है। अब आप सोचेंगे कि मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा प्रोफेसर मेरी फील्ड में काम कर रहा है। तो अब मैं जो करता था अपने टाइम पे, मैं ये करता था कि मैं QS रैंकिंग, जो कि बड़ी मानी जानी रैंकिंग है पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ की, मैं वो खोल लेता था, और उसमें ना मिड टू टॉप टीयर यूनिवर्सिटीज़ जो थी उनको टारगेट करता था, और उसमें मैं रीजन सेलेक्ट कर लेता था। फॉर एग्जांपल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप फॉर एग्जांपल, और वहाँ पे वो मुझे लंबी चौड़ी लिस्ट दे देता था टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, मिड टीयर यूनिवर्सिटीज़ जो भी आपको जिस तरह की भी यूनिवर्सिटी चाहिए। तो आप क्या करते थे कि आप उन यूनिवर्सिटीज़ में से, आपको मुझे यूनिवर्सिटीज़ के नाम पता लगते थे कि अच्छा भाई मेरी रेंज क्या है, किन यूनिवर्सिटीज़ को मुझे कांटेक्ट करना है। फिर मैं ये करता था कि मैं हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उनकी फैकल्टी सर्च करता था। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फैकल्टी देखता था, और उसमें से फैकल्टी में से आपको 3 4 5 डिपेंडिंग अपॉन वो फोकस क्या है उस डिपार्टमेंट का, आपको इतने बंदे मिल जाते थे, मतलब सुपरवाइजर्स मिल जाते थे। फिर स्ट्रैटेजी होती है कि आप उनको ना एक टाइम पे किसी एक यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में सिर्फ एक बंदे को आपने ईमेल करनी है। आपने ये नहीं करना कि आपने फ्लड कर देनी है। ये मैं पहले स्टोरी सुन चुका हूँ कि आप अक्सर लोगों ने ये किया है कि जी वो एक ईमेल लिखी, वो भी बड़ी जर्नल सी ईमेल लिखी,
और वो पूरी फैकल्टी को जो था ना उन्होंने CC कर दी। ऐसे नहीं करना, आपने एक ईमेल लिखनी है सबसे पहले, ठीक है। वो ईमेल बहुत कंसाइज हो, उसमें टेक्निकली 3 पैराग्राफ होने चाहिए। पहले पैराग्राफ में आपने अपना नाम शाम बताने की और उनका हाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी हम उनको जानते नहीं हैं, तो ये पूछने की ज़रूरत नहीं है आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज़ जस्ट वी कॉल देम फिलर सेंटेंसेस, दे डोंट ऐड एनी वैल्यू। आपका नाम वैसे ही आपके नीचे लिखा होगा ईमेल के नीचे, तो आपको एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ, ठीक है। आपने ईमेल बिल्कुल स्टार्ट यहाँ से करनी है कि जी मैं जो है फॉर एग्जांपल आई एम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है, और माई फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ एंड माई रिसर्च फॉर एग्जांपल इज़ दिस। तो उसको आपने इस तरह स्टार्ट करके अपनी उनके फील्ड को अपनी फील्ड से ज़रा सा मैच करना है। आपने कुछ वो हाइलाइट्स निकाल लेनी है जो आपकी और उनकी फील्ड में मैच करती हैं, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो ये तो हो गया आपका पहला पैराग्राफ, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में आप बेसिकली जो है वो इनको जब आपने थोड़ा सा मैच कर लिया, अब पहले पैराग्राफ में आपके तकरीबन आई वुड से 4 से 5 लाइन ही हो टॉप्स, ठीक है, मे बी। उसके दूसरे पैराग्राफ में आपने बेसिकली उनको ये बताना है कि आप बेसिकली करना क्या चाहते हैं। आप उनको मतलब क्या मास्टर्स में के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, PhD के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसमें ये एक्सप्रेस करें कि जी मैं इस तरह फॉर एग्जांपल अब आगे परस्यू करना चाहता हूँ मास्टर्स। ऊपर आपका इंट्रोडक्शन, आपकी फील्ड्स मैच होगी। सेकंड पैराग्राफ में आप बताएं कि मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ आपके अंडर, या मैं PhD करना चाहता हूँ आपके अंडर, ठीक है। ये प्रॉब्ली 2 लाइन का हो गया। और तीसरा पैराग्राफ मैंने इसलिए कह दिया था कि वो अक्सर ऑप्शनल होता है। समटाइम किसी से आपकी फील्ड बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो उस केस में आप अपने दूसरे पैराग्राफ में कोई जो है ना वो पेपर कोट कर देते हैं। समटाइम पहले पैराग्राफ में पेपर कोट कर देते हैं उनका जो आपसे बड़ा मिलता है, या अपना पेपर कोट कर देते हैं जो उनसे बहुत मिलता है। इस तरह करके अपना कोट कर दें, लिंक दे दें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके कपल ऑफ पेपर्स हैं तो फिर आप गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल ही डाल दीजिएगा, उनका लिंक डाल दीजिएगा। तो और लास्ट पैराग्राफ में आप बेसिकली बता सकते हैं कि जी अगर आपके पास कुछ टाइम हो तो हम ओवर जूम मिल सकते हैं, एंड उनका थैंक यू कीजिए, दैट्स इट। अपनी CV अटैच कीजिए इस ईमेल के साथ, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी डाल दें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और दैट्स इट, आप उनको सेंड कीजिए। एक टाइम पे किसी भी यूनिवर्सिटी के सिर्फ एक प्रोफेसर को आपने कांटेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने उनको कपल ऑफ डेज़ देने हैं रिप्लाई करने के लिए। अगर वो रिप्लाई नहीं करते कपल ऑफ डेज़ में, ओनली देन आपने जो है वो किसी और प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है उस डिपार्टमेंट में। क्योंकि देखिए ये प्रोफेसर्स भी जिस तरह कॉलीग्स होते हैं, ये दोस्त होते हैं। और पहली चीज़ ये कि ये आपस में बात करते हैं। सो आप अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहते एक डिपार्टमेंट पे एडमिशन से पहले ही कि जी 3 प्रोफेसर मिलते हैं और वो बात करते हैं कि जी मुझे एक ही मतलब फ़लाँ बंदे ने कांटेक्ट किया। ऑल्दो आई डोंट थिंक सो कि वो डिस्कस करेंगे, बट यू स्टिल डोंट वांट टू क्रिएट अ सिचुएशन जहाँ पे कुछ पॉजिटिव जाते जाते नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो ईमेल का रिकैप मैं कर देता हूँ। ईमेल में आपके पास 2 से 3 पैराग्राफ हों, ठीक है। पहले पैराग्राफ में आपका इंट्रोडक्शन और जो चीज़ मैच कर रही है, क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे में आप बता दें कि जी मैं इस तरह मास्टर्स करना चाहता हूँ, तो उस रीज़न आ गई। उस रीज़न को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो है वो पहले ही अब दूसरे पैराग्राफ में अपना गूगल स्कॉलर प्रोफाइल दे दीजिए, और लास्ट पैराग्राफ में या मे बी टेक्निकली शुड बी जस्ट अ लाइन थैंक यू कीजिए एंड कहिए कि जी आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, दैट्स इट। ये तो प्रोसेस हो गया। अब ये प्रोसेस थोड़ा पेनफुल है, और इसमें पेनफुल इसलिए क्योंकि इसमें ना थोड़ा टाइम लगता है। इसमें यूजुअली आपको कोई गारंटी नहीं होती कब प्रोफेसर को कांटेक्ट करेगा या रिप्लाई करेगा। इट्स ऑल्सो डिपेंडेंट कि कब किसी के पास फंडिंग होती है, ठीक है। तो आपने डिसाइड नहीं होना, आपने करते जाना है। और याद रखिए इसका बेनिफिट ये है कि जब अगर किसी के पास फंडिंग होगी और वो आपको कांटेक्ट कर लेगा, तो आप जो है वो बेसिकली स्कॉलरशिप पे पढ़ने जाएंगे, आप बगैर स्कॉलरशिप के पढ़ने नहीं जाएंगे। सो वो आपके लिए एक बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने इन द मीन टाइम जब आप कांटेक्ट कर रहे हैं तो अपने आप को ना कहीं भी रिस्ट्रिक्ट ना कीजिएगा कि जी बस फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सिर्फ और सिर्फ यूरोप के सिर्फ इस कंट्री में ही जाना है, या मुझे सिर्फ कनाडा ही आना है, या मुझे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही आना है। ऑल्दो आई नो हम सबको अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, हर बंदे की अपनी रीजंस होती हैं,
टाइम आपकी फैमिली कहीं पे रहती है किसी कंट्री, तो आपको होता है कि यार मैं उस कंट्री चला जाऊँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली स्कॉलरशिप के केस में ना हम ये थोड़ी सी लग्जरी लूज़ कर देते हैं, बिकॉज वी नेवर नो कि कहाँ से जो है वो आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, कहाँ से आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, कहाँ से आपको अच्छा फ़ंड मिल जाए। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो है ना वो खुल के अप्लाई करें। ये मैं जो है वो अपने तकरीबन सब जो भी मुझसे कांटेक्ट करता है इसके लिए कि यार मुझे बताओ कि हम क्या चीज़ मद्देनज़र रखें और कैसे अप्लाई करें, तो मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ। ठीक है, अब लेट्स से कि आपको कोई प्रोफेसर जो है वो कांटेक्ट करता है कि हाँ भाई मेरे पास जो है वो एक फ़ंड है, हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उस केस में आपने ये करना है कि आपने वो खुद ही आपको बता देगा कि हम मुझे वाया ज़ूम मिलना है या इस तरह जिस तरह भी वो मिलना चाहे आपसे, ऑफ कोर्स ऑनलाइन ही मिलेंगे, तो आप उसको मिलिए। और टिपिकली मैंने बहुत सारे इस तरह ऑनलाइन इंटरव्यूज़ दिए हैं। मेरा एक्सपीरियंस में होता है कि वो आपसे पिछली रिसर्च के बारे में फिर से जनरल पूछते हैं समटाइम्स, और फिर वो अगली रिसर्च के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या ये प्रोजेक्ट हैं, तो आपको इनमें इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देन ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी का प्रोसेस आ जाता है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ फ्री एप्लीकेशंस होती हैं। कनाडा में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, कनाडा में आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ती है। आई गेस यूएस में भी ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है। इसमें आपकी, अब मैं सीवी पे बात कर लेता हूँ, तो यार सीवी जो है ना वो थोड़ा सा ओपन टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि कुछ कंट्रीज़ होती हैं वो अपनी थोड़ी सी स्पेसिफिक सीवीज़ मांगती हैं, कंट्री स्पेसिफिक सीवीज़ मांगती हैं, उसमें ज़रा सर्टन तरह की डिटेल्स होती हैं। कुछ जो होती है कहीं पे ओपन भी चल जाती है, एसओपी आ जाती है, यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आ जाती है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आई थिंक कि ईमेल के टाइम पे कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ता मेरे ख्याल से, ठीक है, बट ये है कि वो आपकी एटलीस्ट मोटिवेशन शो करती है। तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप एक अच्छी सी एसओपी लिखें, आपको एडमिशन में तो लाजमी काम आएगी, तब तो देनी ही है। तो अच्छा, बात करते हैं सीवी की। तो सीवी में आप ये कीजिए कि आप सीवी जो है वो बहुत डिटेल ना बनाइए, उसमें पैराग्राफ के लंबे लंबे पैराग्राफ ना लिखिए, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, आपकी सीवी को प्रॉब्ली 2 से 3 मिनट मिलेंगे किसी के टेंशन के। ठीक है, तो आप उसमें कंसाइज इन्फॉर्मेशन लिखिए, अपने ग्रेड्स लाजमी लिखिए, बिकॉज रिक्रूटर जो होते हैं, ये वैसे मैं जनरल रिक्रूटर का वर्ड यूज़ कर गया, बट ये हर जगह चलता है, रिक्रूटर्स हों या प्रोफेसर्स हों, उनके लिए जो एडिड वर्क होता है ना कि मैं पहले सीवी खोलूँगा, फिर उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन देखूँगा, फिर मुझे पता लगेगा ओहो मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है नहीं ये वाली, फिर मुझे ट्रांसक्रिप्ट खोलनी पड़ेगी, फिर मुझे एडिड इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकालनी पड़ेगी। देखिए, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। आपके पास, आपने किसी को थोड़े से टाइम में अगर माइल कर लिया अपनी सीवी की तरफ, तो ही वो आगे चलेगा, वरना वो हो सकता है नेक्स्ट कैंडिडेट पे चला जाए। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन आपने पूरी देनी है, जिसमें आपके ग्रेड्स हो गए, आपके प्रोजेक्ट्स के नाम हो गए, ठीक है, लेकिन आपने लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखना है। अच्छा, जब ये भी हो जाएगा, एसओपी पे बात कर लेते हैं। एसओपी में ये है कि एसओपी में ना, एसओपी पहली चीज़ ये करें कि एसओपी 1 पेज की बनाएं। ठीक है, 1 पेज से ज़्यादा की ना बनाएं। अगर आप एसओपी जो है वो बहुत लंबी बनाते हैं, तो पहली बात है कि वो ज़्यादातर फिलर सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, उसमें कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो और दूसरा ये बात ये कि अगेन किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो 2 पेज की पैराग्राफ पढ़ते रहे और इतना टाइम लगाए। 1 पेज की तरह आपने क्या लिखना है, आपने पढ़ा ना, एसओपीज़ मुझे थोड़ी सी जो है वो तंग करती थी, क्योंकि वो आपने टेक्निकल लिखनी होती है टू सम एक्सटेंट, बट स्टिल थोड़ी सी नॉवेलिस्टिक अप्रोच के साथ, मतलब अपनी ज़िंदगी की स्टोरी बतानी होती है एक तरह से कि मैं क्यों मोटिवेटेड हूँ कुछ करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। और वो ऐसे नहीं हम कर सकते कि बस ओवरनाइट सोचा कि ओहो कल से मैं इस चीज़ पे काम करूँगा। नहीं, यू हैव टू बिल्ड अप योर इंटरेस्ट, यू हैव टू शो दैट दिस इज़ हाउ आई स्लोली ट्रांजिशनड टू व्हाट आई वांट टू डू इन फ्यूचर। सो उस केस में क्या आपने करना है कि आपने एक बड़ा ब्रीफ से स्टार्ट करना है कि मैं बचपन से ही फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा इंटरेस्टेड था ये पढ़ने के लिए, और मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल या ये मैं करने के लिए इंटरेस्टेड था, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन्स अच्छी लगती थी, या मुझे फ़लाँ चीज़ अच्छी लगती थी। ऐसे ऐसे करते करते मैंने बैचलर्स किया। बैचलर्स करने के बाद फिर मैं अब आगे जाना चाहता हूँ। मतलब यू कैन बिल्ड द स्टोरी अराउंड दिस नैरेटिव। ठीक है,
या दैट्स प्रीटी मच इट। CV बैचलर्स के टाइम पे यूजुअली कहा जाता है कि आपकी एक पेज की हो, अनलेस यू हैव समथिंग टू लाइक स्टेट देयर, राइट। बहुत सारे इस तरह बाहर से हम लोग पढ़ते हैं तो उनके इंटर्नशिप्स होती हैं, को-ऑप्स होते हैं, तो उनका ज़रा प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। बट अगर आपके पास CV में बहुत ज़्यादा लिखने को नहीं है तो आप उसको जो है ना अपनी CV को जस्ट फिलर ना बनाइए, उसको कंसाइज रखिए। एक पेज यूजुअली बैचलर्स के टाइम पे ठीक रहता है। अगर आपने ज़्यादा काम किया है तो देन ऑफ कोर्स यू कैन शो। इसी तरह मास्टर्स के टाइम पे 2 मे बी 3 पेजेस शुड बी इनफ। अपने रेफरीज से पहले से बात करके रखिए, ठीक है। आई हैव हर्ड और मे बी सीन टू कि लोग जो हैं वो अक्सर किसी का रेफरेंस कोट कर देते हैं और जिसका रेफरेंस दिया होता है उस बंदे को खुद ही पता नहीं होता कि भाई मेरा रेफरेंस दिया है। तो उसको जब ईमेल जाती है तो वो उसके लिए एक शॉक होता है कि यार मैं मतलब मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे 150 लोगों के उसमें क्या कहते हैं ग्रुप में इतने लोग जो हैं वो आ गए हैं। तो इस चीज़ का जो है ख्याल रखिए कि अपने रेफरीज को फॉर श्योर जो है वो बता दीजिए पहले से। 2 से 3 रेफरीज जो हैं वो इनफ होते हैं, और रेफरीज आपको जितना अच्छा जानते हो उतना ही बेहतर है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा था कि ये वाली अप्रोच हर जगह चलेगी। उसकी रीज़न ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के अंदर। मेरा ऑस्ट्रेलिया में 2 जगह हुआ था, एडमिशन हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स एंड मोनाश। दोनों जगह फुली फंडेड था, ठीक है। उसके बाद मेरा जो साउथ कोरिया में एडमिशन हो गया था। आई मीन इस तरह हो गया था कि मैंने शुरू का ये वाला फ़ेज़ जो इंटरव्यू वाला फ़ेज़ क्लियर करके फिर मैंने परस्यू नहीं किया था क्योंकि फिर मैं कनाडा आ रहा था। चाइना में टू सम एक्सटेंट मेरा इस तरह चल गया था। न्यूजीलैंड में मेरा 2 जगह ऐसे एडमिशन हुआ था। और यूके में यूके में भी था, बट वो मेरे शायद पहले से थोड़ा सा उनके साथ वो था, कोलैबोरेशन थी। बट मैं बताने जा रहा हूँ कि ओवर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये प्रोसेस बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, थोड़ा पेन टेकिंग है, पर ये हर जगह चल जाता है। इनफैक्ट कनाडा में मेरा अबाउट 3 जगह एडमिशन हुआ था और तीनों जगह मेरा इसी प्रोसेस से एडमिशन हुआ था। तो ये है कि ये प्रोसेस मेरा अपना आजमाया हुआ है। और दूसरा ये कि मेरे दोस्त इसमें डिफरेंट जगहों पे मेरे दोस्त गए हुए हैं, फॉर एग्जांपल यूरोप में बहुत सारे हैं, उन्होंने भी यही प्रोसेस फॉलो किया है। इस प्रोसेस के ऊपर अगर आपको फर्दर कोई ज़रा ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मुझे जो है वो या तो कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। मैं अपना कोई हैंडल वगैरह मतलब इंस्टाग्राम में किसी चीज़ का हैंडल जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करके केटेड किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अच्छा मेरी सिचुएशन ये है एंड हाउ शुड आई build up my profile, so just let me know. Yeah, I think that's pretty much it for this video. इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक। और देखिए पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ जो है वो तभी आप करते हैं जब आप में मोटिवेशन होती है, ठीक है। और वो मोटिवेशन जो है वो बरकरार रहे, उसमें फाइनेंसेस जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसीलिए कहूँगा कि अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं रिसर्च का और आपको लगता है कि जो है वो मैं रिसर्च थोड़ी सर्वाइव कर सकता हूँ तो गो फॉर इट। आपको फंडेड किस्म का स्कॉलरशिप मतलब फंडेड किस्म की मास्टर्स या PhD मिल जाएगी और वो ऑफ कोर्स बेहतर है आपके फ्यूचर के लिए, आपके प्रेजेंट के लिए, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस पूरे हो जाएंगे। और फ्यूचर के लिए इसलिए क्योंकि जब किसी एम्प्लॉयर को बताते हैं या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में जब आता है कि मैं फंडेड था फॉर एग्जांपल इस गवर्नमेंट से, इस स्कॉलरशिप से, तो वो एक इमीडिएट स्टेटमेंट होती है कि अच्छा भाई जो है ना ये बंदा मतलब पहले से ही वेट हुआ है, पहले से ही कुछ लोगों ने इसकी प्रोफाइल जो है वो देखी है, उस पर कॉन्फिडेंस है, तो इसलिए इसको आगे भेजा। तो एनीवे वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैं कोशिश करता जितनी दे सकूं। तो अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा और होपफुली ये वीडियो का स्टाइल आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।